नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ टोपी शुक्ला, जिसके लेखक राही मासूम रजा जी हैं, और यह कक्षा 10वीं हिंदी ब की एक पूरक पुस्तक संचयन से लिया गया पाठ है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पाठ के सार को समझेंगे, पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, जिससे आपको पाठ पूरी तरह समझ में आ जाएगा, और साथ ही मूल्यपरक प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यह वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि पाठ हमारा बहुत लंबा है, तो उसको समझाने के लिए थोड़े बहुत हमें यहाँ पर प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आप वीडियो के साथ आरंभ से अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये पाठ पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पाठ के सार के साथ शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। बच्चों, पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कहानी यानी टोपी शुक्ला दो दोस्तों की कहानी है। दो छोटे बच्चे हैं जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और दोनों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो अलग अलग धर्मों की है। यहाँ पर टोपी शुक्ला हिंदू परिवार से है और इप्फन उसका मित्र मुस्लिम परिवार से है, परंतु दोनों की गहरी दोस्ती में ये धर्म कहीं भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होने देता, उनकी दोस्ती में किसी तरह की दरार उत्पन्न नहीं होने देता है। वो बच्चे हैं, उनकी दोस्ती धर्म के नाम पर कहीं भी टूटती नहीं है, और दोनों अलग अलग परिवार में रहते हैं। दोनों के परिवार का रहन सहन, आचार व्यवहार और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी घनिष्ठता है। तो हम इस साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं और साथ साथ हम कहानी को भी समझते चलेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि इप्फन और टोपी की गहरी दोस्ती है। दूसरा है दोनों का अलग अलग धर्मों का होना, लेकिन मित्रता में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना होना, यह मैंने आपको बताया है। इप्फन की दादी के साथ टोपी का लगाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। दोनों के परिवार को समझना। इप्फन के परिवार में उसकी दादी, उसकी माताजी, उसके पिताजी, उसकी बहन है, लेकिन टोपी के परिवार में टोपी के पिताजी, टोपी की दादी, टोपी की माँ, टोपी की नौकरानी और साथ ही उसके दो भाई हैं। दोनों ही एक भरे पूरे परिवार में रहते हैं, लेकिन जो टोपी की दादी हैं वो बहुत ही कठोर स्वभाव की हैं। वो बात बात पर टोपी को टोकती हैं, उसकी बोली का मजाक बनाती हैं और उसे प्यार नहीं करती हैं, उसे कहानियाँ भी नहीं सुनाती हैं। और इधर इप्फन की दादी, वो इप्फन को और टोपी को दोनों को कहानियाँ सुनाती हैं, उन्हें बहुत प्यार करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इप्फन की दादी की जो बोली है वह पूर्वी बोली है, जो टोपी को अपनी माँ की बोली जैसी लगती है। तो इस वजह से टोपी इप्फन की दादी को बहुत पसंद करता है और उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना बहुत उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ इप्फन की दादी के साथ टोपी का लगाव है। जो मैंने बताया कि लगाव होने का कारण क्या है कि इप्फन की दादी की जो बोली है वो पूर्वी बोली है, और वो बोली टोपी को अपनी माँ की बोली जैसी लगती है। और साथ ही इप्फन की दादी उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। इप्फन की दादी जब वो इप्फन के घर जाता है तो टोपी की बोली पर जब इप्फन की बहन और उसकी माँ उसका मजाक बनाती हैं तो इप्फन की दादी ही उनके मजाक से उसे बचाती हैं और उसको कुछ कुछ खाने को भी देती हैं, लेकिन टोपी वो खाता नहीं है। पर हाँ, इप्फन की दादी के साथ टोपी का लगाव इन कारणों से है। फिर है टोपी की दादी का टोपी के साथ बुरा व्यवहार। मैंने आपको बताया कि टोपी की दादी थोड़ी कठोर स्वभाव की हैं, उन्हें अनुशासन पसंद है। टोपी से एक बार गलती से अम्मी शब्द निकल जाता है उसके मुंह से तो पूरे घर में वो हंगामा कर देती हैं, और वहाँ पर टोपी को बहुत ही अपमानित किया जाता है, उसे डांटा फटकारा जाता है, यहाँ तक कि उसकी माँ के द्वारा उसकी पिटाई भी की जाती है। मुन्नी बाबू द्वारा उस पर कबाब खाने का इल्ज़ाम लगाना, और टोपी के घर में उसके भाई भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और मौका पाते ही वो उसे डांट पड़वाने का या उसको डांट खिलाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे एक बार जब अम्मी शब्द की बात उठी तो मुन्नी बाबू ने मौके का फ़ायदा उठाया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इसे एक बार रहीम कबाबची के यहाँ कबाब खाते देखा था, और ये इनके यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। और जैसे ही मुन्नी बाबू ने कहा कि मैंने इसे एक दिन कबाब खाते देखा था, तो यह सुनते ही पूरे घर में फिर हंगामा मच गया। उन्हें लगा कि जैसे हमारे घर में धर्म की दीवारें डोलने लगी हैं, यानी यहाँ धर्म का अपमान हो रहा है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है और ये कबाब खाता है। तो इस वजह से भी मुन्नी बाबू की शिकायत पर टोपी की पिटाई हुई थी, बहुत उसको मारा पीटा गया था।
और टोपी इस वजह से भी अपने घर वालों से खुश नहीं रहता था और वह अपनी सारी बातें, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, वो इप्फन के साथ शेयर करता था, इप्फन को सारी बातें बताता था क्योंकि वह उसका घनिष्ठ मित्र था। माँ द्वारा उसकी पिटाई, अब यही जब कबाब खाने का इल्ज़ाम लगाया तो माँ द्वारा उसकी पिटाई हुई, जबकि कबाब जो है मुन्नी बाबू ने खाए थे और उसने टोपी ने उसे खाते हुए देख लिया था, तो उसने टोपी को एक चवन्नी दी थी कि वो घर में किसी को ना बताए। पर टोपी बहुत सीधा था और उसे यह सब चालें चलनी नहीं आती थी, इसलिए वह सच जानते हुए भी सबको सच नहीं बता पाया और चुपचाप पिटाई खाता रहा। अम्मी शब्द बोलने पर घर में हंगामा मचना है। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से उसके मुंह से अम्मी शब्द निकला था। बैंगन की सब्जी भरता बना था, सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और उसको भरता अच्छा लगा और उसने बस ऐसे ही कह दिया, अम्मी ज़रा भरता और देना। या अम्मी शब्द सुनकर ही घर वाले सारे चौंक गए और दादी ने तो जैसे हंगामा ही मचा दिया। घर में टोपी की दुर्गति, मैंने आप लोगों को बताया कि उसके अपने घर में उसकी बहुत दुर्गति होती थी, यानी बुरी गत होती थी। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कि जब वो पढ़ने बैठता तो उसे पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। कभी माँ उसे किसी काम से बाहर भेज देती तो कभी मुन्नी बाबू उससे कोई काम करने के लिए उसे खड़ा कर देता, और जब वो बाहर जाता तो उसके कॉपी के कागज़ फाड़कर उस छोटा भाई जो था वो उसके हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा देता। तो इस तरह से बेचारा पढ़ भी नहीं पाता था, उसकी बड़ी दुर्गति होती थी। इप्फन की दादी की मृत्यु की खबर, और एक दिन ऐसा आया कि जब इप्फन की दादी की मृत्यु की खबर उसको मिली। बेचारा बच्चा था, वह उस चीज़ को नहीं समझ पाया और उससे पहले ही वो इप्फन से दादी बदलने की बात करता है, क्योंकि जब घर में उसकी खूब पिटाई होती है कबाब के नाम पर, अम्मी शब्द के बोलने पर, तो वह बहुत दुखी होता है और इप्फन से दादी बदलने की बात करता है। लेकिन इप्फन कहता है कि मैं दादी नहीं बदल सकता, क्योंकि दादी सिर्फ मेरी दादी नहीं है बल्कि वो मेरे पिताजी की भी अम्मी हैं। तो मेरे पिताजी कैसे अम्मी बदल सकते हैं, और फिर तुम्हारी दादी को तो कहानी सुनानी भी नहीं आती है। तो बच्चे हैं, यहाँ बाल मनोविज्ञान को दिखाया है कि बच्चे कैसे निश्चल होते हैं, छल कपट से रहित होते हैं और कैसे उनकी बातों में एक सच्चाई, भोलापन होता है। तो यहाँ पर अभी वो दादी बदलने की बात ही करता है और इधर इप्फन की दादी की मृत्यु की खबर आ जाती है। तो यह सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और टोपी को इप्फन का घर खाली खाली लगने लगता है। अब उसे वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी इप्फन के अलावा और कोई नहीं मिलता है। दादी की उसे याद आती है, दादी की वो कहानियाँ सुनाना, वो सब उसे याद आता है। तो इप्फन का घर भी अब उसे खाली लगने लगता है। इप्फन के पिता का दूसरे शहर में तबादला, और इतना ही नहीं, और इप्फन के पिता का तबादला यानी दूसरे शहर में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तो दादी, इप्फन की दादी का चले जाना, ऊपर से फिर उसके दोस्त का भी उस शहर से दूसरे शहर में चला जाना। अब टोपी बेचारा अकेला रह जाता है। कलेक्टर के घर में टोपी के साथ बुरा व्यवहार। अब क्योंकि इप्फन के पिता कलेक्टर के पद पर थे, यानी ऊंचे एक अफसर के पद पर थे, तो उन्हें घर का बंगला मिला हुआ था, उन्हें नौकर चाकर मिले थे। तो अब जब उसके पिता का तबादला हो गया, पूरा परिवार वहाँ से मुरादाबाद चला गया, तो उस घर में नए कलेक्टर आ गए और नए कलेक्टर के 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों ही बच्चे टोपी के दोस्त नहीं बन सके, क्योंकि वो टोपी को बहुत ही नीचा समझते थे, छोटा समझते थे। उन्हें लगता था कि ये किसी चपरासी वगैरह का बेटा है और वो उसका अपमान करते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो इस वजह से टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। एक तो इप्फन की दादी का गुजर जाना, उसके बाद उसके एकमात्र दोस्त का उस शहर से दूर चले जाना और घर में भी किसी का उसको ना समझना। तो इस वजह से टोपी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था और टोपी के साथ कलेक्टर के बच्चे भी बुरा व्यवहार करते थे। नौकरानी सीता के साथ अपना दुख बांटना। अब वो बच्चा है, उसे जहाँ प्यार मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो घर में उसके एक सीता नाम की नौकरानी थी, जिसके साथ वो अपने दुख बांटता था। यानी सीता को भी जैसे घर वाले डांट दिया करते थे, वैसे ही हमेशा टोपी को डांट पड़ती थी। तो उसे लगता था कि हम दोनों का दुख समान है। तो जैसे नौकरानी सीता उसको समझाती थी तो उसे वो उसका समझाना अपनापन लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो वो जब भी कभी दुखी होता या उसे डांट पड़ती तो वो नौकरानी सीता के साथ बैठकर अपना दुख बांट लेता था। और नौकरानी सीता का भी टोपी के प्रति स्नेह था और नौकरानी सीता को भी टोपी में ही अपनापन मिलता था, तो वह भी उसके साथ अपने दुख बांट लिया करती थी और समय समय पर उसको समझाती थी। टोपी का 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होना, और टोपी बेचारा पढ़ने में बहुत
बुद्धिमान था, लेकिन उसे समय नहीं दिया जाता था, उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। मैंने आपको बताया पहले कि जब भी वो कभी पढ़ने बैठता तो या तो कभी उसे माँ किसी काम से बाहर भेज देती या फिर मुन्नी बाबू उसे कोई काम दे देते, और जब वो कोई काम नहीं होता तो उसकी कॉपी के पेज फाड़ के उसका भाई जो है, वो दूसरा भाई जो है, वो उसकी कॉपी के कागज़ फाड़ के वो उसके हवाई जहाज़ बनाकर उड़ा देता। तो बेचारा इस वजह से पढ़ नहीं पाता था। और 9वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के उसका अलग कारण थे। एक बार तो उसको इसी तरह से पढ़ने नहीं दिया गया तो वो पढ़ नहीं पाया, दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया, और जब तीसरी बार बेचारा पास हुआ तो वो 3rd डिवीज़न से हुआ, क्योंकि उस समय उसके घर में चुनाव का माहौल चल रहा था। पिताजी ने चुनाव की टिकट ली थी, लेकिन उनकी टिकट जब कैंसिल हो गई, उन्हें जब सीट नहीं मिली तो घर में एक अलग तरह का माहौल बन गया, उदासी का माहौल बन गया। तो किसी तरह पढ़कर बेचारा 3rd डिवीज़न से पास हो गया। सर्दियों में पहनने के लिए बड़े भाई का कोट मिलना, दूसरा घर में उसे कभी नई चीज़ नहीं दी जाती थी। जब सर्दियों की बात आई और कपड़े सिलाने की बात आई तो सबके लिए नए नए कपड़े सिले गए, लेकिन इसे मुन्नी बाबू का कोट, पुराना कोट जो नया था लेकिन वो इसे पहनने को मिला, जिस पर टोपी ने उसका विरोध किया और ये कहा कि हम ये पुराना कोट नहीं पहनेंगे, हमें भी नया दिलाया जाए। लेकिन उसे नया कोट नहीं दिया गया, और तब उसने गुस्से में क्या किया कि उसने उस कोट को अपनी नौकरानी के बेटे को दे दिया, और फिर पूरी सर्दी गर्म कपड़े ना मिलना। और जब उसने नौकरानी को वो कोट दे दिया तो इससे घर वाले बहुत क्रोधित हो गए, और तब दादी ने कहा कि अब इसको पूरी सर्दी कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरानी को दी हुई चीज़ फिर वापस नहीं ले सकते थे। तो इस वजह से पूरी सर्दी उसे गर्म कपड़े न मिलने की बात सहनी पड़ी। घर में पढ़ाई का माहौल ना मिलना, ये मैंने पहले भी बताया है, उसे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता था। स्कूल में अध्यापकों द्वारा टोपी की उपेक्षा, और स्कूल जब जाता तो वहाँ पर मित्रों जो उसके दोस्त थे, क्योंकि वो 2 क्लास फेल हो चुका था, 2 साल फेल हो चुका था, तो उसकी वजह से उसके सारे दोस्त आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं में चले गए थे और वह अपने से 2 साल छोटे बच्चों के साथ था, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों की उपेक्षा भी सहनी पड़ती थी। और साथ ही कक्षा में अध्यापकों द्वारा भी उसका अपमान किया जाता था। कोई भी अध्यापक उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता था, उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था, और कक्षा में उसे अपमानित करते थे। कक्षा में फेल हो जाने पर विद्यालय और घर दोनों जगह अपमानित होना पड़ता उसको, यानी घर में भी उसे तरह तरह की बातें, ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उसके जो 2 भाई थे वो अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, और यह बेचारा 2 साल फेल होने के बाद तीसरी बार तीसरे नंबर से या तीसरे स्थान पर पास हुआ था। तो इस वजह से भी उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। और विद्यालय में तो अध्यापक कभी भी उससे उत्तर नहीं पूछते, बल्कि उसे अपमानित करते कि तुम्हें तो अभी 5 वर्ष ये योजना पूरी करनी है, तो तुम यहीं बैठो, इन बच्चों ने आगे बढ़ना है तो इनसे पूछने दो, तुमसे हम अगले साल पूछ लेंगे। तो इस तरह की बातें कहकर उसके मन को और ठेस पहुंचाई जाती थी, उसे अपमानित किया जाता था, और वह बाल मन था जो बहुत दुखी होता था और अपने आप को अकेला महसूस करता था। और अंततः तीसरे साल तीसरे दर्जे में पास हो गया, लेकिन इस पर भी दादी ने उसे छोड़ा नहीं, उसे तरह तरह के ताने दिए और उसको अपमानित किया। तो यह एक टोपी शुक्ला जैसे छोटे से बच्चे की कहानी है, जिसमें हमें बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो हैं अपने दिल के सच्चे होते हैं, और वो अपने दिल से कभी भी धार्मिक भेदभाव को नहीं मानते। उनके लिए दोस्ती के लिए उम्र, धर्म आदि कोई महत्व नहीं रखता है। उन्हें जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ अपना प्यार मिलता है, वे वहीं जाते हैं। और साथ ही हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया इस कहानी में, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि बच्चों के बाल मनोविज्ञान को नहीं समझा जाता है, और उनको समझे बिना ही अपनी ही बात सबके सामने रखी जाती है। और यही माना जाता है कि जो शिक्षक या अध्यापक चाहेंगे वही बच्चा करे। कई बार बच्चों की मन को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी परिस्थितियों को जानते हुए या उनके जानने की कोशिश करते हुए हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उस पर यहाँ व्यंग किया गया है, और साथ ही बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। और जाति पाति के भेदभाव को भी, यहाँ जो घर वाले, जैसे टोपी के घर वाले जात पात के भेदभाव को मानते हैं, तो उसकी ओर भी संकेत दिलाया है कि बच्चों को इन सब के झगड़ों में नहीं डालना चाहिए। जो बच्चे बहुत
ही एक शुद्ध हृदय के होते हैं, पवित्र हृदय के होते हैं, उन्हें वैसे ही स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन जीने देना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और जब भी आपको वक्त मिले तो आप उस पाठ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं और साथ ही पाठ में आए मुहावरों पर भी चर्चा करेंगे और मूल्यपरक प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इप्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो उत्तर है, इप्फन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी अधूरी और बेमानी है। वह घर और विद्यालय में उसके अकेलेपन का एकमात्र साथी है। वह उसके सुख दुख को बांटने वाला, संवेदनाओं और भावनाओं को समझने वाला तथा उसकी इच्छाओं की कद्र करने वाला साथी है। वह इप्फन की दादी ही है जिसे टोपी बहुत प्यार करता है। दादी से जुड़ाव भी इप्फन के कारण ही हुआ। टोपी अपने मन की हर बात इप्फन से ही बांटता है। उसके पिता के तबादले के बाद वह घर और स्कूल दोनों जगह नितांत अकेला रह जाता है। इप्फन टोपी का दोस्त ही नहीं, हमराज भी है। तो इन सब वजह से टोपी शुक्ला की कहानी का इप्फन महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, इप्फन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पीहर का अर्थ है मायके, यानी माता पिता के घर। इसका उत्तर है, इप्फन की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह जमींदार परिवार की बेटी थी। उनके पीहर में घी, दूध व दही की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में वे लखनऊ के मौलवी से ब्याही गईं, जहाँ उन्होंने अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वह स्वतंत्र महसूस करती थी और जी भरकर दूध दही खाती थी। इसी कारण उनका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। अगला प्रश्न है, इप्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इसका उत्तर है, दादी अपने बेटे सैयद मुर्तुजा हुसैन की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसलिए पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे। मौलवियों के घर में गाने बजाने की पाबंदी होती है। मौलवी यानी मुस्लिम परिवार से थे और उनकी इच्छा मन में ही दबकर रह गई थी। बेटे की शादी के बाद मौलवी साहब की मृत्यु हो गई और इप्फन बाद में पैदा हुआ, जिस कारण दादी को अब कोई डर नहीं रह गया था और उन्होंने इप्फन की छठी पर खूब नाच गाकर जश्न मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी क्या रिएक्शन हुआ? टोपी के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना तब घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई कि उनकी संस्कृति के विपरीत यह सब घर में कैसे हो गया। जब टोपी ने बताया कि उसने यह शब्द अपने दोस्त इप्फन के घर से सीखा है तो उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की। हमारा अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? बच्चों, ये प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 10 अक्टूबर सन 45, तो 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन उसने कसम खाई थी कि आगे से वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका पिता ऐसी नौकरी करते हों जिसमें तबादला होता रहता है। यानी इसी दिन उसके दोस्त इप्फन के पिता का ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया था और वह टोपी को छोड़कर अपने परिवार के साथ मुरादाबाद चला गया था। तो इसीलिए 10 अक्टूबर सन 45 जो है वो टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन उसने ये कसम खाई थी कि वह कभी भी किसी ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का नौकरी में तबादला होता रहता हो। तो वास्तव में इसी तारीख को इप्फन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था और उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसके जीवन का अभिन्न अंग यानी अभिन्न जो उससे अलग नहीं हो सकता, वो इप्फन भी मुरादाबाद चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी ने इप्फन से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो इसका उत्तर है, टोपी ने इप्फन से दादी बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि इप्फन की ही भांति दादी भी टोपी के जीवन का अटूट हिस्सा थी। अटूट बच्चों, जो टूटे ना,
वह उसे बेहद प्यार करती थी। उसकी पूर्वी बोली में उसे अपनी माँ का वात्सल्य और स्नेह दिखाई देता था। इप्फन की दादी की रोचक और प्यारी कहानियाँ कहीं अंदर तक उसके मन को छू जाती थी। इप्फन की माँ और बाजी बाजी यानी उसकी बहन जब उसकी पूर्वी बोली पर हंसती या उसका मजाक बनाती तो दादी बीच बचाव करती। दादी का प्यार से डांटना भी टोपी को अच्छा लगता था, तो इसीलिए टोपी ने इप्फन से उसकी दादी बदलने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, पूरे घर में इप्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? अब इप्फन को भी अपने घर में दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? तो इसका उत्तर है, पूरे घर में इप्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह इसलिए था क्योंकि प्यार तो उसे अपने घर में अब्बू अम्मी बाजी से भी था, यानी सभी उसे प्यार करते थे, सभी से उसे प्यार था, लेकिन दादी से उसे विशेष लगाव था क्योंकि अब्बू तो कभी कभी उसे डांट भी दिया करते थे, लेकिन एकमात्र दादी ही ऐसी थी जिन्होंने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। दादी रात में इप्फन को प्यार से तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थीं और दादी की पूर्वी बोली भी इप्फन को बहुत अच्छी लगती थी। यही कारण था कि इप्फन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। एक तरफ बेटा क्वेश्चन है कि टोपी को इप्फन की दादी से प्यार क्यों था, और दूसरी तरफ है कि इप्फन को भी अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। तो टोपी को इप्फन की दादी से प्यार इसलिए था क्योंकि उसे उसकी दादी में अपनी माँ की छवि दिखती थी, क्योंकि इप्फन की दादी की जो बोली थी वो पूर्वी बोली थी और यहाँ टोपी की माँ की बोली भी पूर्वी बोली थी। दूसरा, इप्फन की दादी टोपी को तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तीसरा, जब टोपी इप्फन के घर जाता तो इप्फन की बहन और उसकी माँ जब उसकी पूर्वी बोली पर उसका मजाक बनाती तो इप्फन की दादी ही थी जो उसे उनके मजाक से उसे बचाती थी और उसे प्यार से उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, उसे अपने पास बिठाती थी। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से उसे इप्फन की दादी पसंद थी। हमारा अगला प्रश्न है, इप्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? देहांत यानी मृत्यु के बाद। इप्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली इसलिए लगने लगा क्योंकि इप्फन के घर जाकर टोपी सीधा दादी के पास जाता था, उन्हीं के पास बैठता था, बातें करता था। घर के किसी और सदस्य से कोई बात नहीं करता था। घर में अन्य सदस्यों का होना न होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए जब दादी की मृत्यु हो गई तब उसे इप्फन का घर खाली लगने लगा। अब बच्चों, हम कुछ मूल्यपरक प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। तो मूल्यपरक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, टोपी और इप्फन की दादी अलग अलग और जाति के थे, अलग अलग धर्म और जाति के थे, पर अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। यानी वो अलग अलग धर्म और जाति के होने के बावजूद भी एक अनजान रिश्ते से बंधे हुए थे। तो इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। बच्चों, एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्न में आपके उत्तर जो भी होंगे वो स्वीकार्य होंगे, लेकिन आपने जो भी उत्तर लिखा है उसे पूरे तर्क वितर्क के साथ आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि आपने विचार लिख दिया लेकिन उसको प्रूव नहीं किया है, उसको आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना पड़ेगा। यानी मूल्यपरक प्रश्नोत्तर का मतलब ये होता है कि जो भी प्रश्न आपसे आपके विचार के रूप में पूछा जा रहा है कि आपके क्या विचार हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपके विचार ही स्वीकार्य होंगे, लेकिन वो विचार आपके तर्कों के साथ होने चाहिए। यानी आप जो भी लिख रहे हैं उसे आपको प्रमाणित करना होगा कि हाँ, ये मेरे विचार से सही है, क्योंकि वहाँ पर वो मुक्त उत्तर कहलाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनके उत्तर ज़रूर लिख कर आने चाहिए, उसमें अंक अवश्य मिलते हैं। तो टोपी और इप्फन की दादी अलग अलग धर्म और जाति के थे, लेकिन फिर भी एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। हालांकि मैंने यह उत्तर दिया है, लेकिन आपके अपने विचार जो भी होंगे वो स्वीकार्य होंगे। तो टोपी और इप्फन की दादी का धर्म अलग अलग था, किंतु दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इप्फन की दादी अपने पूरब की बोली बोलती थी, जो टोपी को अपनी माँ की बोली जैसी लगती थी। वह इप्फन के घर जाता तो उसकी दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। यही कारण था कि टोपी घर में किसी के पास भी नहीं रुकता, सीधा दादी के पास जाता। उसने दादी के लाख कहने पर भी कभी उनके हाथ से कुछ नहीं खाया, किंतु उन दोनों के बीच अनोखा अटूट बंधन था जिसे कोई भी नियम बांध या तोड़ नहीं सकता था। टोपी उन्हें अपनी दादी मानता था तथा दादी भी टोपी को अपना बच्चा मानती थी। सचमुच उन दोनों के मध्य पवित्र अटूट रिश्ता था। बच्चों, यहाँ पर एक बात आई है कि दादी उसे तरह तरह की चीज़ें खाने को देती थी, लेकिन कभी भी टोपी ने उनके घर का कुछ नहीं खाया। इसीलिए इप्फन हमेशा अपने स्कूल के पास जो एक
केले वाला था उससे केले लेकर जाता था, पंचम के केले, यानी पंचम की दुकान से केले लेकर जाता था ताकि टोपी जब उसके घर आए तो वह कुछ नहीं खाए तो ये केले तो खा सके। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जहीन होने के बावजूद भी टोपी के कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? जहीन का अर्थ है बुद्धिमान, मतलब एक तरह से इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो टोपी कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, तो उसके क्या कारण थे? तो मैंने अब महत्वपूर्ण तथ्य जो बताए थे उसमें मैंने कारण बताए थे। तो हम इस उत्तर को फिर से देख लेते हैं कि टोपी 9वीं कक्षा में फेल हो गया, इसका सारा दोष घर भर के लोगों ने उस पर मढ़ दिया, यानी उसी पर डाल दिया। उसके भाई अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए, सबने उसे खूब कोसा, पर किसी ने भी यह नहीं देखा कि जब भी वह पढ़ने बैठता था उसे घर के किसी न किसी काम के लिए उठा दिया जाता। उसके भाई या माँ उसे बाजार से कुछ मंगवाने के लिए भेज देते, कभी छोटा भाई उसकी कॉपियाँ फाड़कर हवाई जहाज उड़ा देता, और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तो इन सभी कारणों से टोपी परीक्षा पास ना कर पाया। तो ये 2 कारण थे, पहला कि घर वाले उसे कोई काम नहीं करने देते थे, कभी वो पढ़ने बैठता तो उसे बाहर के काम के लिए भेज देते, और फिर छोटा भाई उसकी कॉपियों के कागज़ फाड़ के हवाई जहाज बना देता, और दूसरे साल बेचारा टाइफाइड से ग्रस्त हो गया तो वो इसलिए पढ़ नहीं पाया। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बच्चों, इसी में ये भी हो सकता है कि क्या आपने कभी इस तरह की भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया है, या आजकल के बच्चों पर किस तरह का दबाव बनता है, शिक्षा के दौरान या पढ़ाई के दौरान किस तरह का दबाव बनता है? तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एक ही कक्षा में 2 बार बैठने के कारण टोपी को घर के लोग कोसते थे, वह अपने पुराने मित्रों के साथ खेलता तो भी वह उसे बुरा भला कहते, कक्षा में बच्चे तथा अध्यापक उसका मजाक उड़ाते, वह स्कूल में एकदम अकेला पड़ गया था। अध्यापक उससे कभी कोई उत्तर न पूछते, बल्कि उसे उसके फेल होने के ताने देते थे और दूसरे बच्चों को उसका उदाहरण देकर मजाक उड़ाते थे। कक्षा के बच्चे, अध्यापक, घर वाले सभी के तानों ने उसे जीवन में बिल्कुल निराश और अकेला कर दिया था। तो यह भावनात्मक चुनौतियां हैं जिनका उसे सामना करना पड़ रहा था। कैसे? कि एक तो कक्षा में जो बच्चे थे जो उससे बहुत 2 साल छोटे थे तो उनकी नज़रों में वह अपने आप को बहुत छोटा समझता था। दूसरा, जो उसके अपने दोस्त थे वो उससे 2 क्लास ऊपर पढ़ चले गए थे तो वो उसको महत्व नहीं देते थे, उसका मजाक बनाते थे। और तीसरा क्या है कि कक्षा में अध्यापक भी उससे कोई उत्तर ना पूछ करके उसका मजाक बनाते थे और दूसरे बच्चों को उसका उदाहरण देकर कहते थे कि तुम्हें भी इसकी तरह 5 वर्षीय योजना बनाकर रहना है तो तुम भी मत पढ़ो। तो इस तरह उसका मजाक बनाते थे और घर वाले भी उसे उसके फेल होने पर ताने देते थे। तो इस तरह से इन भावनात्मक चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। यानी उसे जिन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, या आपकी दृष्टि में क्या क्या बदलाव होना चाहिए वो आप बताइए। तो बच्चों, ये भी पूरी तरह से मुक्त उत्तर है, इसमें आपको जो लगता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में जो जो सुधार होने चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। तो टोपी जैसे बालकों को भावनात्मक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें शिक्षा तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। हमें बच्चों के सर्वांगीण का अर्थ है पूरी तरह से विकास पर बल देना चाहिए, तथा जो बच्चे शैक्षिक स्तर पर कमज़ोर हों उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे छात्रों की अन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए। अन्य क्षमताएं यानी उनके अंदर जो और टैलेंट हैं, जो हिडन टैलेंट है, उनको बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उनके लिए उनकी रुचि अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी उनकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही शिक्षा का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि अन्य दक्षताओं और कौशलों का विकास भी करना चाहिए। तो बच्चों, इन सबको आप बिंदु रूप में भी लिख सकते हैं कि हमें ये बदलाव हम कर सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में। तो ये भी आपका मूल्यपरक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेम न जाने जात पात, प्रेम न जाने खिचड़ी भात। पंक्ति का अर्थ टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो प्रेम किसी जात पात, धर्म, संप्रदाय को नहीं मानता, ना ही खान पान, रहन सहन या अन्य किसी भेद को मानता है। इप्फन की दादी कट्टर मौलविन थीं, उनके ससुर पति भी कट्टर मौलवी थे, फिर भी वह टोपी को असीम स्नेह देती थी। जबकि टोपी हिंदू परिवार से था, टोपी के घर वालों को मुसलमानी शब्द से भी नफरत है, फिर भी वह इप्फन की दादी से स्नेह करता है। तो ये इसका अर्थ है कि प्रेम
प्रेम न जाने जात पात, प्रेम न जाने खिचड़ी भात, यानी प्रेम में किसी तरह की जाति पाति या खान पान कोई बीच में अवरोध के रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट है, बूढ़ी नौकरानी सीता के साथ टोपी किस अदृश्य डोर से बंधा था। कौन सी वह डोर थी जो अदृश्य थी लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो इप्फन की दादी की मृत्यु और इप्फन के मुरादाबाद चले जाने के बाद टोपी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। घर के अन्य सदस्य उसकी भावनाओं को समझते नहीं थे। नए कलेक्टर के लड़कों के साथ भी उसकी दोस्ती ना हो सकी। अपना अकेलापन बांटने के लिए उसे घर की बूढ़ी नौकरानी सीता ही दिखाई दी। सीता उसके दुख दर्द को समझती थी, वह उसे सहारा देती, वह समझाती। सीता की छाया में जाने के बाद टोपी की आत्मा को सुख मिलता था। परिवार के लोग सीता की तरह उसे भी डांटते थे। डांट मार खाकर वह सीता के पास चला जाता। उसके प्यार भरे 2 बोल सुनकर उसे अपना दुख कम लगने लगता। यानी सीता और उसकी स्थिति उसे एक जैसी लगती थी, क्योंकि सीता को भी घर वाले सभी डांटते रहते थे और उसे भी डांटते रहते थे। तो उसे लगता था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, हमारी स्थिति एक जैसी है। तो जब सीता उसे समझाती तो उसे उसका समझाना अच्छा लगता था। और क्योंकि वह पूरी तरह अकेला हो गया तो ऐसे अकेलेपन में उसे सीता ही एकमात्र अपनी लगती थी जो उसके प्रति अपनापन दिखाती थी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना हेतु टोपी और इप्फन जैसी दोस्ती वर्तमान समय में आवश्यक है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बच्चों, आज का जैसे माहौल है तो ऐसे माहौल में टोपी और इप्फन जैसी दोस्ती आवश्यक है। कितनी आवश्यक है? आपको क्या लगता है, ऐसी दोस्ती सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाती है या समाज में जो धर्म को लेकर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब मिट जाएंगे? तो उसके संबंध में आपको तर्कपूर्ण उत्तर देना है। ये भी पूरी तरह से मुक्त उत्तर है, आपका उत्तर मांगा गया है। तो आप जो समझते हैं, जो जानते हैं, वो आप यहाँ पर तर्क लॉजिक देते हुए उत्तर देंगे। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा है कि लेखक ने प्रस्तुत कहानी में 2 बच्चों को आधार बनाया है। एक हिंदू परिवार से संबंध रखने वाला है जो टोपी है, और दूसरा है इप्फन जो मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। दोनों में गहरी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। टोपी इप्फन के घर भी जाता है, उसकी दादी से उसे बेहद लगाव है, जबकि अपनी दादी उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। एक बार घर में अम्मी शब्द बोलने पर और दूसरे बार भाई की शिकायत लगाने पर कि टोपी कबाब खाने लगा है, टोपी की जमकर पिटाई भी होती है। यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों के आपसी प्रेम का आधार धर्म, मजहब, धन, दौलत नहीं होता। यह सच है, मनुष्य इंसान पहले होता है, बाद में हिंदू या मुस्लिम। यदि दिल मिल जाएं तो हिंदू मुसलमान भी भाई भाई हैं, और यदि दिल न मिले तो भाई भी भाई का दुश्मन है। आज वर्तमान समय में भी टोपी और इप्फन जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज व देश में निर्मित मजहब की दीवारों को तोड़ सकती है। तो बच्चों, आप भी अपनी मित्रता पर देखिए कि आप क्या दोस्त उसका धर्म, उसका परिवार देखकर बनाते हैं या आप उसके व्यवहार से प्रभावित होकर दोस्त बनाते हैं। तो अपनी दोस्ती पर भी एक नज़र डालिए और ये देखिए कि आपकी दोस्ती किस तरह से आपको आगे बढ़ने में सहायक है, आपको जीवन की राह दिखा रही है। तो इस तरह की दोस्ती को आपको बनाए रखना चाहिए। और समाज में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अगर टोपी और इप्फन जैसी दोस्ती आवश्यक है तो आपको इस दोस्ती को महत्व देना चाहिए। तो इसमें अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मूल्यपरक प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ में आए कुछ मुहावरे देख लेते हैं, क्योंकि मुहावरों पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो मुहावरे देख लेते हैं। आंखें चेहरे पर जम जाना, यानी आंखें जम जाना है, इसका अर्थ है नज़र टिका कर देखना, यानी मेरी आंखें उस पर जम गई, यानी मैं उसको देखती रह गई। फिर है आसमान सिर पर उठाना, बहुत ज़्यादा शोर करना। एक टांग पर खड़े होना, बहुत मेहनत करना। गीली मिट्टी का लौंदा होना, यानी आत्मसम्मान रहित व्यक्ति। गीली मिट्टी होती है ना, जैसे बच्चों, तो गीली मिट्टी से आप कुछ भी बनाओगे तो आप जो भी शेप दोगे थोड़ी देर में आप देखो वो मिट्टी फिर वैसी अपनी शेप में आ गई है, उसका कुछ बन नहीं पाता है। या ऐसे आटे को भी देखो, जब आप आटे में बहुत पानी डाल देते हो तो आटे से फिर रोटी नहीं बनती है, वो आटा कोई शेप नहीं ले पाता है। तो ये गीली मिट्टी का लौंदा होने का मतलब है आत्मसम्मान रहित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, उसे कुछ भी कह दो बेशर्मों की तरह रहेगा। फिर है चकरा जाना, यानी समझ में ना आना। ज़बान की नोक पर उठाना, यानी नुक्ताचीनी करना, मतलब तुम तो हर बात ज़बान की नोक पर उठा कर रखते हो, यानी इसका मतलब क्या है कि हर काम में नुक्ताचीनी, गलतियाँ निकालना, कमियाँ निकालना। दिल महसूस कर रह जाना, इसका अर्थ है मन में दुखी होकर रह जाना, यानी मन में बहुत कुछ है कहने के लिए लेकिन कुछ कह नहीं पाए, तो दिल महसूस कर रह जाना। फिर है प्यास बुझाना, यानी इच्छा की पूर्ति करना। मुंह ना लगाना, अधिक बातचीत न करना, वो तो बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाती है।
तो इसका अर्थ क्या है कि बिल्कुल बातचीत ना करना, अधिक बातचीत ना करना। मौत सिर पर होना यानी मृत्यु निकट दिखाई देना। सिर पर खड़ा होना, सिर पर खड़ा होना, क्या तुम हर समय सिर पर खड़े रहते हो, यानी 24 घंटे निगरानी रखना। और होश ठिकाने आना, सच्चाई का पता चलना। तो ये कुछ मुहावरे हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में मुहावरों की तैयारी भी कर सकें, क्योंकि मुहावरे आपके पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये था टोपी शुक्ला पाठ पर मेरा पूरा एक वीडियो। लंबा हो गया है लेकिन बहुत उपयोगी है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बच्चों, फिर मैं मिलती हूँ एक नए और एक रोचक वीडियो के साथ और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।